हेलो। हेलो। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? एक्सरे ट्यूब के बारे में। और एक्सरे ट्यूब में भी किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे अपन? एक्सरे ट्यूब में अपन डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के बारे में। और मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स दो टाइप की अपने पास थी। एक तो थी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब और एक थी रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। अपन बात कर रहे थे किसकी? स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी की अपन ने सारी चीज़ें पढ़ी, डायग्राम देखा। के बाद की चीज़ें अपन ने जो उनके पार्ट्स वगैरह थे कि क्या क्या यूज होते हैं, अपन ने वो देखा। तो आज अपन उससे नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे कि अपने पास कौन सी चीज़ है, कैसे कैसे कहाँ है और वो क्या काम करती है। पर वो जस्ट उनके बारे में इतना जानना होता है, जो चीज़ है जो अपन यूज में ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है। ये पार्ट 2 है उसका। ओके। ओके। तो आज अपन बात करेंगे, कहेंगे फोकसिंग कप। नंबर 4। मेरे को ग्रीन कलर ज़्यादा सही लगता है। फोकसिंग कप अब ये काम क्या करता है, कैसे करता है, वो सारी चीज़ें अपन इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट अपने पास जो निकल के आता है वो क्या आता है? इट इज मेड अप ऑफ निकल। ये याद करने वाली चीज है बेसिकली कि जो फोकसिंग कप है वो क्या करता है। अपन जनरली अगर बात करें तो फोकसिंग कप करता है इलेक्ट्रॉन्स को फोकस्ड करने का काम करता है। किसकी तरफ? अपने टारगेट की तरफ। जो कि किसका बना होता है? निकल का बना होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द फोकसिंग कप फोकस द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द टारगेट। फोकसिंग कप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को फोकस्ड करता है किसकी तरफ? टारगेट की तरफ। विच आर प्रोड्यूस बाय द फिलामेंट, जो कि किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? फिलामेंट के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोआयोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन होता है कि किसी भी मेटल को इतना गर्म कर देना कि वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करने लग जाए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विदाउट द फोकसिंग कप द इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्प्रेड ऑफ। अब होगा क्या? फिलामेंट की स्ट्रक्चर को ऐसी थी, अपन ने इस पे फोकसिंग कप नहीं लगाया। इस केस में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा सकता है, 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 कहीं भी जा सकता है। लेकिन फोकसिंग कप में क्या होगा? उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है तो वो फोकस्ड करने का काम करेगा, वो स्प्रेड ऑफ नहीं होंगे, यानी कि फैलेंगे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास जो निकल के आता है, यूजुअली द फोकसिंग इज एट द सेम पोटेंशियल एज द फिलामेंट कैथोड। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं। ये क्या है अपना? फिलामेंट। और ये क्या है अपना? एनोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? ठीक है। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? ठीक है। तो उनके चार्ज के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होगा, जैसे जो पोटेंशियल किसका है? कैथोड का है, वही किसका होगा? सेम फिलामेंट का होगा, जो अपन वहां पे फोकसिंग कप यूज ले रहे हैं। यानी कि फिलामेंट के बराबर का जो पोटेंशियल है वो किसका होगा? फोकसिंग कप का होगा। मेरे हिसाब से पेन कलर यूज कर लेना चाहिए अलग। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ डायग्राम है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का। इसमें क्या लगा हुआ है अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है? ये अपना गिलास है, ये हाई वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है। ये फिलामेंट की सप्लाई है, ये फोकसिंग कप है। ये यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन से क्या हो रहा है? ये थर्मियोनिक इमिशन से क्या हो रहा है? यहाँ पे गर्म होगा और यहाँ से क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाके किस पे स्ट्राइक करेंगे? टारगेट पे जाके स्ट्राइक करेंगे। अब टारगेट पे जाके स्ट्राइक करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक्सरेज। ये होती है प्राइमरी बीम। ये वाली जो होती है प्राइमरी बीम होती है। ठीक है। और यूजफुल कोन ऑफ एक्सरेज। और जो अपने पास यहाँ पे होगी वो कौन सी होगी? जो अपने यूज में आएगी। ठीक है। ये कुछ अपना क्या होता है? स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का डायग्राम होता है। इसमें छोटी मोटी चीजें होती हैं चेंजेस, बाकी एक्सरे ट्यूब ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है। एक्सरे ट्यूब का बेसिकली अपन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सरे ट्यूब का कॉन्सेप्ट है कि अपन ने कैथोड से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कराना है, टारगेट पे हिट करना है, और टारगेट से क्या निकलेंगी? एक्सरेज निकलेंगी। है तो कॉन्सेप्ट वही।
छोटी मोटी चीजें चेंज होती हैं, मतलब बहुत माइनर सी चीजें चेंज होती हैं, बाकी डायग्राम सबका सेम है। तो ऐसे घबराना मत तुम लोग कि अरे ये क्या हो गया, डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा, डायग्राम अलग है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब में वही चीज सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ट्यूब सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पे, ट्यूब सप्लाई। ठीक है, व्हेन द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, जब अपन क्या करेंगे, कैथोड और एनोड के बीच में बहुत हाई वोल्टेज देंगे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। वहां पे थर्मोआयनिक इमिशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और वो कहाँ जाएंगे, कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, दिस अप्लाइड हाई वोल्टेज एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। अब जब अपन हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी खुद की क्या हो जाएगी, एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, इन हाई वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। तो जितना अपन एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे तो अपना उतना हाई वोल्टेज देंगे, और जितना हाई वोल्टेज देंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी, ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन सडनली स्टॉप्ड, जब अपन जो काइनेटिक एनर्जी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जब उसको सडनली अपन स्टॉप करते हैं तो होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एंड एक्सरेज। वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जब अपन रोकने की कोशिश करेंगे तो वो चार टाइप की इंटरेक्शन होंगी, जो अपन ने वहां पे चार टाइप की इंटरेक्शन पढ़ी थी ना, रेडिएशन इंटरेक्शन विद मैटर में, वो चार टाइप की इंटरेक्शन पढ़ेंगे, और कौन कौन सी होगी वो उस टाइम पे उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड एक्सरेज आर एमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, और जब उस टाइम पे क्या होगा, एक्सरेज हर डायरेक्शन में एमिट होंगी। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ दिस एक्सरेज आर एब्जॉर्ब इन टारगेट इटसेल्फ, और जो बहुत माइनर एक्सरेज होंगी, जो रेज होंगी, वो टारगेट खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। हाई एटॉमिक नंबर का बना हुआ होता है, हाई एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो खुद एक्सरेज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द रिमेनिंग पोर्शन एक्सरेज आर यूजफुल एज प्राइमरी एक्सरे बीम, और जो बची कुची रहेंगी उनको अपन ने क्या बोल दिया, प्राइमरी एक्सरे बीम, जो कि अपने क्या आएंगी, काम में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही सेम है, ट्यूब सप्लाई क्या है कि अपन ने क्या किया, ट्यूब को हाई वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज किस किस के बीच में दिया, कैथोड और एनोड के बीच में दिया, वहां से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ फ्लो करेंगे, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, जब अपन ने हाई वोल्टेज दिया तो उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं अपन, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो जब अपन उसको एक्सेलरेट करेंगे तो उसके पास खुद की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी को जब अपन जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे किसी भी टारगेट को बीच में लगा के, ठीक है, तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट और एक्सरेज में। इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है, 99% तो क्या होती है, हीट, और 1% क्या होती है, एक्सरे, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, और अपन ने क्या किया, उस टाइम पे जब अपन ये इंटरेक्शन कर, जब वहां पे जो इंटरेक्शन होगी उससे क्या होगा, एक्सरेज हर डायरेक्शन में एमिट होंगी, और जब हर डायरेक्शन में एमिट होंगी के बाद क्या होगा, हाफ ऑफ दीज एक्सरेज आर एब्जॉर्ब इन टारगेट इटसेल्फ, तो टारगेट खुद क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड द रिमेनिंग प्रोडक्शन पोर्शन ऑफ एक्सरेज आर यूजफुल एज प्राइमरी एक्सरे बीम, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उस एक्सरेज का, तो अपन ने क्या बोला, प्राइमरी एक्सरे बीम बोला, जो कि अपने डायग्नोसिस में काम आएगी। ठीक है, अभी बात करिए अपने ट्यूब सप्लाई की, अब बात करेंगे अपन फिलामेंट सप्लाई की। फिलामेंट सप्लाई, ठीक है, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ है भी नहीं। द फिलामेंट सर्किट सप्लाइज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, यानी कि उसमें जो अपन पोटेंशियल डिफरेंस देंगे वो कितने का देंगे, 10 वोल्ट का देंगे, और उसमें जो करंट होगा वो कितने का होगा, 3 से 6 एम्पियर का होगा। ये याद करने वाली चीज है जनरली, बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, जब अपन उसमें करंट देंगे तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की वजह से वहां पे क्या होगा, हीट्स द फिलामेंट, वो फिलामेंट को क्या करेगा, गर्म करेगा, वेरी हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करेगा। फिर वहां पे कौन सी प्रोसीजर होगी, थर्मोआयनिक फिजन। जब ये प्रोसीजर होगी तो वहां पे क्या रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज,
अपन बेसिकली कर क्या रहे हैं, अपन ने क्या दिया 10 वोल्ट, करंट कितना दिया 3 से 6 एम्पियर। उससे क्या हुआ, अपना फिलामेंट क्या हुआ, हीट हुआ बहुत हाई टेम्परेचर पे, और उसने रिलीज किए इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस थ्रू थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन क्या कहता है, जब अपन किसी मेटल को इतना गर्म कर देते हैं तो अपने अंदर से क्या रिलीज करने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने लग जाता है। किसकी वजह से, बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से। तो इस प्रोसीजर को अपन क्या नाम देते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है। इन सम ट्यूब्स द फोकसिंग कप हैव मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन द फिलामेंट। बहुत कुछ मॉडर्न ट्यूब्स हैं, उनमें क्या होता है, जो फोकसिंग कप होता है उसमें नेगेटिव पोटेंशियल होता है फिलामेंट की तुलना में। ठीक है, ये अपनी क्या थी, फिलामेंट सप्लाई। चलो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, जितना दिमाग ज्यादा लगाने की कोशिश करोगे उतना ही काबू बनेंगी चीजें। बाकी बहुत प्यारी और बहुत बेसिक चीजें हैं, ज्यादा अपन को डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप में अपने आता भी नहीं है डीआरटी वालों। ज्यादा डीप में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, अपन को सिर्फ पता होना चाहिए इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं उसमें है क्या एक्चुअली। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, एनोड एंगल कि एनोड को अपन ने ऐसे तो रख नहीं सकते, ऐसे स्ट्रेट रख दिया बिल्कुल यूं है सही में, कोई एक प्रॉपर एक डिग्री होगी, कोई एक कुछ होगा, उस पे रखेंगे। क्यों रखेंगे, वो रोटेशनरी के बाद समझ में आएगा, कुछ टॉपिक्स हैं उनके बाद में समझ में आएगा कि अपन क्यों रख रहे हैं। अभी के लिए देखो कि क्या है, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो एक टॉपिक और है छोटा सा, वो जब पढ़ेंगे अपन तब ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों करा अपन ने। ठीक है, एनोड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ टारगेट सरफेस द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बीम। एनोड एंगल क्या बताता है कि अपन को जो टारगेट की सरफेस है, जो सेंट्रल एक्सिस है किसका, मतलब कि अपन ने एनोड एंगल को क्या किया, एक पर्टिकुलर, एक ऐसे स्ट्रेट नहीं है एनोड, एनोड को अपन ने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, डायग्नोस्टिक एक्सरेज में क्या होगा, डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में हैव एनोड एंगल बिटवीन 20 डिग्री एंड 6 डिग्री। बाकी जो मेनली अपन यूज में लेते हैं, तो हर जगह यूज में लिया जाता है, वो क्या लिया जाता है, 12 से 15 डिग्री एंगल मोस्ट। तो अपन जो यूज में लेते हैं वो कितना यूज में लिया जाता है, 12 से 15 डिग्री। भले इस 6 डिग्री को याद मत रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर 20 डिग्री याद होना चाहिए। भाई एनोड एंगल कितना होता है, 20 डिग्री होता है मैक्सिमम, और अपन कितना यूज में लेते हैं, 12 से 15 डिग्री। ये तो हो गई एनोड एंगल की बात। के बाद बेरिलियम विंडो, सॉरी, 8वां, बेरिलियम विंडो। अब होगी क्या बेरिलियम विंडो, अपन को पता है कि गिलास ट्यूब को बिल्कुल पैक तो रख नहीं सकते, उसको निकलने के लिए अपन को एक विंडो बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसमें से जो एक्सरेज निकलेंगे उसके लिए अपन को क्या बनानी पड़ेगी, एक विंडो बनानी पड़ेगी। तो अपन ने क्या बोला, बेरिलियम विंडो। एंड द एक्सरे ट्यूब, सॉरी, द एक्सरे ट्यूब विंडो इज मेड अप ऑफ बेरिलियम। ठीक है, एक्सरे ट्यूब की जो विंडो होगी वो किसकी बनी होगी, बेरिलियम की बनी होगी। अभी इसी की क्यों बनी, देखो, बेरिलियम इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज लो डेंसिटी। डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। इसका लो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसा होता है, लो होता है। एंड वेरी लो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज, और ये एक्सरेज को जब लो एटॉमिक मास होगा, लो डेंसिटी होगी, एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी कैसा होगा, लो होगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब ये एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन कम करेगा तो अपने पास बाहर जो निकलने की पॉसिबिलिटी एक्सरेज की वो ज्यादा होगी। अब अपन कोई हाई एटॉमिक नंबर का लगा देंगे तो वो सारी, मान के चलो अपने पास 10% निकल रही है एक्सरे वहां से, और 50% तो उसने यूज कर ली। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्ब कर ली, फिर अपने पास बचा गया। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कैसा मटेरियल यूज में लेते हैं, इसकी डेंसिटी कैसी हो, लो हो, और लो एटॉमिक मास हो। तो अपने पास क्या है यहाँ पे, बेरिलियम, इसलिए अपन बेरिलियम विंडो यूज में लेते हैं। ठीक है, 8वां पार्ट, छोटे छोटे पार्ट है, इनके बारे में पता होना चाहिए बस, इस टॉपिक में क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत छोटे पार्ट है यार। अब ये जो अपने पास टॉपिक है, ये है कि हाउसिंग, यानी कि तुम लोगों ने अपने घर में पानी की मोटर ये सब देखी होंगी, कूलर में एक मोटर लगी होती है, अपने कूलरों में मोटर लगी होती है, देखी होंगी। और भी कुछ मोटर है जो पानी की वैसी मोटर होंगी, वो देखी होंगी। एक प्रॉपर हाउसिंग होती है, वो किस टाइप से होती है, कैसे होती है, वो अपन यहाँ पे बात करते हैं।
एक्सरे ट्यूब इज कन्वर्टेड विद लेड प्रोटेक्टिव हाउसिंग। ठीक है, एक्सरे ट्यूब को अपन कैसे करते हैं, लेड से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, विच प्रिवेंट्स, जो कि बचाता है, किसको बचाएगा, द लीकेज ऑफ रेडिएशन, क्योंकि किसको बचाएगा, रेडिएशन के लीकेज को बताएगा, क्योंकि लेड क्या करता है, हाई एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके लीकेज को बचाएगा। ठीक है, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और उसको क्या प्रोवाइड करेगा, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड प्रिवेंट फ्रॉम फिजिकल डैमेज, और उसको किससे बचाएगा, फिजिकल डैमेज से बताएगा। जैसे अपन लोग अपने घर में देखते हैं, पानी की मोटर होती है, पानी की मोटर अंदर तो काम कुछ और करती है, लेकिन उसकी जो हाउसिंग होती है वो जरूरी होती है उसको किससे बचाने के लिए, फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए। और उसको क्या सपोर्ट करती है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। अब ये तो बात हो गई ट्यूब हाउसिंग की। अब अगर बात करते हैं ट्यूब कूलिंग की, ट्यूब कूलिंग कैसे होगी, भाई अपन देख रहे हैं ट्यूब कूलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपन कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो यहाँ पे 99% जो जनरेट हो रहा है वो क्या जनरेट हो रहा है, हीट, और 1% जनरेट क्या हो रही है, एक्सरे। जब कोई चीज यहाँ पे 99% जनरेट हो रही है तो भैया यहाँ पे तो एक्सरे ट्यूब बहुत गर्म हो जाएगी। अब अगर अपन कंटिन्यूसली काम करते रहे तो एक्सरे ट्यूब तो फट जाएगी। तो अपन को उसको क्या करने की जरूरत पड़ी, ठंडा करने की जरूरत पड़ी। अब उसके कुछ मेथड्स हैं, वो क्या क्या है, ठीक है। इन द एक्सरे ट्यूब ओनली लेस देन 1% इलेक्ट्रॉन सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे, ये अपन ने अभी देखा। ठीक है, एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रिकल पावर ओवर 99% इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ये भी अपन बात कर चुके। ओके, अब बात करते हैं दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट में मेल्ट द टारगेट। अब ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है ये टारगेट को क्या कर सकती है, मेल्ट कर सकती है। एंड देयरफॉर हीट शुड बी रिमूव क्विकली फ्रॉम द टारगेट, so efficient cooling system are necessary from the एक्सरे ट्यूब। अब अपन को वहां से हीट को जल्दी निकालना भी है, तो अपन को एक एफिशिएंट यानी कि जो अच्छा कूलिंग सिस्टम हो वो चाहिए, किसमें, एक्सरे ट्यूब में नेसेसरी होता है उसकी हीटिंग को कम करने के लिए। अब अपने यहाँ पे पास क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप के मेथड है जिनको यूज करके अपन क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब को कूल करते हैं। ठीक है, टारगेट आर मेड बाय इंसर्टिंग अ लेयर ऑफ टंगस्टन। ठीक है भाई, इन कॉपर ब्लॉक, अपन ने टारगेट को क्या किया, एक कॉपर के ब्लॉक के ऊपर रखा, विच रिमूव हीट फ्रॉम द टंगस्टन वेरी क्विकली। क्योंकि अपन ने देखा कॉपर की हीट कंडक्टिविटी ज्यादा थी 0.9 के आसपास, और जो टंगस्टन होता है उसकी ये 0.3। तो वो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पे टकराएंगे तो वो जो हीट होगा कंटिन्यू, जब इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बारमेंट होगी तो हीट होगा, तो उसकी जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, कॉपर के ब्लॉक में। हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा अपने आप को जल्दी ठंडा करने की कोशिश, तो अपन ये किया। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरे ट्यूब आर यूजुअली एनक्लोज इन मेटल केस। एक्सरे ट्यूब किसमें एनक्लोज होती है, मेटल के केस में एनक्लोज होती है, विच आर फिल्ड विद ऑयल और इंसुलेशन पर्पज, जो कि किससे भरा हुआ होता है, ऑयल से भरा हुआ होता है, किसके लिए, इंसुलेशन पर्पज के लिए। क्योंकि इंसुलेशन की जरूरत होती है, किसी भी मोटर की अपन बात करें उसमें ऑयल जरूर होता है, किसके लिए, इंसुलेशन के लिए, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन ना हो, किसी स्पार्किंग ना हो किसी भी, इसके लिए। एंड द ऑयल कन्वेक्शन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द कॉपर ब्लॉक टू द मेटल केस। अगर आपने देखा होगा मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 टाइप के होते हैं, जिनमें यहाँ पे क्या होगा, ऑयल कन्वेक्शन होगा। ये क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर कर देगा, कहाँ से कहाँ, कॉपर ब्लॉक से मेटल के केस में ट्रांसफर कर देगा। फिर उसके बाद अपने पास नेक्स्ट प्रोसीजर कौन सा आता है, एयर कन्वेक्शन, रिमूव द हीट। अब होगा क्या, एयर कन्वेक्शन, एयर कन्वेक्शन हीट को रिमूव करेगा, कहाँ से, फ्रॉम द मेटल केस टू द एनवायरमेंट। यानी कि पहले हीट अंदर जनरेट हुई, ऑयल कन्वेक्शन से कहाँ हुई, कॉपर ब्लॉक से मेटल केस में आ गई। मेटल केस के पास अपन ने क्या किया, एयर कन्वेक्शन किया, एयर कन्वेक्शन से हीट रिमूव होकर अब कहाँ चली जाएगी, लास्ट में एनवायरमेंट में चली जाएगी, जो कि अपन चाहते हैं। Sometime a small fan is arranged to blow air on the metal case to assist cooling। यानी कि कई बार क्या होता है, अपन उस पर क्या लगा सकते हैं, एक छोटा फैन लगा देते हैं जो क्या करता है, हवा को कंटिन्यू ब्लो करता है वहां पे, और जिससे क्या होता है वहां पे भी कूलिंग की जा सकती है, किसके थ्रू, फैन के थ्रू। इन सम मॉडर्न ट्यूब्स द एनोड इज अर्थ। अब कई टाइप की जो मॉडर्न ट्यूब है उनमें एनोड को क्या कर देते हैं अपन, अर्थ कर देते हैं, यानी कि उसकी अर्थिंग कर देते हैं। एंड वाटर इज अलाउड टू सर्कुलेट थ्रू द एनोड फॉर डिसिपेशन ऑफ। अब वहां पे क्या, फिर तो अर्थ कर दिया अपन एनोड को, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होने की
चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे वाटर को भी फ्लो कर सकते हैं, किसके लिए, उसको कूल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ये अपना हो गया कूलिंग सिस्टम, हो गया सारे पार्ट्स पढ़ लिए अपन ने, गैस ट्यूब, गैस ट्यूब पढ़ी, फिर कूलिंग ट्यूब पढ़ी, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब पढ़ी, जिसमें कि एनोड फिक्स है, इसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल दिया जाता है, बाद में पढ़ेंगे अपन लाइन फोकस प्रिंसिपल और एनोड एंगल वगैरह, ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है अपनी क्या, कि अपने इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ, देखो गैस ट्यूब के कुछ डिसएडवांटेज थे, पुलिस ट्यूब आई, पुलिस ट्यूब में सिर्फ एक ही चीज चेंज थी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने की जो मैकेनिज्म थी वो अलग थी। गैस ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो हो रहे थे किसके थ्रू, आयोनाइजेशन के थ्रू। पुलिस ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो हो रहे थे किसके थ्रू, थर्मोनिक इमिशन के थ्रू। यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रही है, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज निकल गए, ठीक है। क्या निकल गया है, पहला, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब हैव अ स्मॉल टारगेट एरिया, इसके पास एक छोटा टारगेट एरिया होता है बस, दैट लिमिट्स द हीट डिसिपेशन, इससे क्या होगा, ऑल्सो लिमिट्स द एक्सरे आउटपुट। जब टारगेट छोटा है तो हीट डिसिपेशन भी कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का आउटपुट भी अपने पास कैसा निकलेगा, कम निकलेगा, मतलब सॉरी एक्सरेज का जो आउटपुट है वो अपने पास कैसा निकलेगा, कम निकलेगा, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज ये है। उसके बाद इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो क्या है, सेकंड डिसएडवांटेज है इसका, सेकंड डिसएडवांटेज जो निकल गया था वो क्या था, स्टेशनरी एनोड ट्यूब्स हैव लेस लाइफ कंपैरिजन टू द रोटेटिंग एनोड, स्टेशनरी एनोड की जो, एनोड एक्सरे ट्यूब की जो लाइफ है इसकी तुलना में कम होती है, रोटेटिंग एनोड एक्सरे की तुलना में कम होती है। वो क्यों होती है, जब अपन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब पढ़ेंगे जब देखेंगे, क्या भाई। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं, कि मोस्टली स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब को यूज कहाँ किया जाता है, अपन ने अभी बात करी डिसएडवांटेज की, अब इसकी बात करते हैं अपन यूजेस की। ऑफ द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब कहाँ यूज में आती है, डेंटल एक्सरे यूनिट, डेंटल में भी काम आती है, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट में भी काम आती है, एंड पोर्टेबल फ्लोरोस्कोप, जो फ्लोरोस्कोपी सिस्टम होता है जिसमें कि अपन लाइव इमेजिंग देखते हैं किसी भी ऑर्गन की, ये वहां भी काम आती है, ठीक है। तो अपना ये जो टॉपिक है खत्म हुआ। अपन ने स्टार्टिंग में बात करी गैस ट्यूब की, उसके बाद बात करी कोलिस ट्यूब की, कैसे कैसे चेंजेस हुए, वहां पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे हो रहा था, यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, कहाँ कहाँ यूज आती है, कैसे हुए। अब जो अपने पास एक्सरे ट्यूब बची है वो है क्या, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, जिसमें क्या हो रहा है, एक सबसे बड़ा मेजर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या है चीज, एनोड फिक्स है, वहां पे क्या होगा, एनोड घूमेगा, एनोड जब घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट जो होगी वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे नहीं होगी, वो चारों तरफ होगी, ठीक है। तो एक जगह पे आके इलेक्ट्रॉन हिट नहीं करेंगे, और जब एक जगह पे आके इलेक्ट्रॉन हिट नहीं करेंगे तो उसकी क्रैक होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या हीट की मतलब एक ही जगह पे गड्ढे नहीं बनेंगे वहां पे, वो चीज क्या हो जाएगी अपनी, कम हो जाएगी। अब इसको ब्रीफली अपन किसमें पढ़ेंगे, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में, बस अंतर एक है कि वहां पे एनोड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कंटिन्यूस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट पर्टिकुलर एक अलग 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 सरफेस एरिया पे हो रही है, ऐसे पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं हो रही, तो सिर्फ ये अंतर है इनमें, बाकी और अपन पढ़ेंगे आगे। अपना ये टॉपिक आज का होता है बाबू खत्म, ओके, बाय बाय।